एक बार एक आयुर्वेदिक गुरुजी के पास एक लड़का आता है और वह उन गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, मेरा पाचन तंत्र सही नहीं रहता है। मैं जो कुछ भी खाता हूं वह मुझे हजम नहीं होता है। इसकी वजह से मुझे गैस की समस्या बनी रहती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा पेट तो भरा भरा रहता है और पेट भरा भरा महसूस होने के कारण मुझे भूख भी बहुत कम लगती है। मेरे चेहरे पर दाग धब्बे रहते हैं। मुझे कब्ज की समस्या रहती है और मेरा पेट खुलकर साफ भी नहीं हो पाता है। गुरुदेव, मैंने इसके लिए बहुत सारी दवाइयां ली हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। इसीलिए गुरुदेव, आप मेरी समस्या का हल मुझे बताएं। इसके बाद गुरु उस लड़के को कहते हैं कि जो भी तुमने मुझे अपनी समस्या बताई है वह सब तुम्हारे खाने के ना पचने के कारण हुई है। इसीलिए तुम ये समझो कि तुम्हें अपने खाने को पचाने के लिए करना क्या होगा और वह क्या उपाय हैं जो तुम्हें करने होंगे ताकि तुम्हारा पाचन तंत्र जो है वह मजबूत बन सके। और मैं तुम्हें आज 5 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां भी बताऊंगा जिनका उपयोग करने से तुम्हारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और तुम्हारे खाने का कण कण पचेगा। फिर वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि सबसे पहले तुम यह समझ लो कि पाचन तंत्र में खराबी होने का सबसे बड़ा कारण जो है वह है पेट की सड़न। जब तुम्हारे पेट में खाना जाता है और वह ठीक से नहीं पचता है तो फिर वह सड़ता है, और आपके पेट की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण भी यही है। जब खाना पेट में जाकर पचने की जगह सड़ता है तो इससे ही आपको गैस की समस्या, एसिडिटी, भारीपन की समस्या होती है और आपको भूख लगना कम हो जाती है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि आखिर खाना पचने की जगह सड़ क्यों जाता है। तो इसका कारण है आपकी मंदाग्नि। देखो, ध्यान से सुनो बेटा, आपके पेट में एक अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। जब आपका खाना पेट में जाता है तो यह अग्नि उस खाने को पचाने का काम करती है। जब यह अग्नि धीमी हो जाती है तो आपका खाना पचने की जगह सड़ता रहता है। अब यह अग्नि जो है वह मंद क्यों होती है, तो इसको समझने के लिए आपको आयुर्वेद के 4 नियमों को समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर इन 4 नियम के हिसाब से आप अपनी जीवन शैली और अपने खान पान में परिवर्तन कर लेते हैं तो आपके पाचन की समस्याओं में से अधिक समस्याओं का हल तो हो ही जाएगा। चाहे फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, लूज मोशन की समस्या हो या फिर कोई भी पेट से संबंधित विकार हो। वह गुरु उस लड़के को पहला नियम बताते हुए कहते हैं, अशुद्ध आहार। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि आप भोजन को पकने के 3 घंटे के अंदर अंदर उसे खा लें और ज्यादा से ज्यादा आप 5 घंटे के अंदर उसे खा लें। लेकिन अगर भोजन को पकाए हुए 5 घंटे से ज्यादा हो गया है तो आप उस भोजन को ना खाएं, क्योंकि ऐसा भोजन जठराग्नि पर दबाव डालता है जिसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आप बाजार से डिब्बा बंद चीजें लेकर आते हैं, उनको खाते हैं। वह चीजें तो कई महीनों और कई साल पुरानी होती है और आप उन्हें बड़े मजे से खाते हैं। 3 से 5 घंटे के बाद का खाना खाना भी हानिकारक होता है। वह खाना भी खाने के लायक नहीं होता है। और आप 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी चीजें जो डिब्बों में बंद होती हैं उन्हें बड़े चाव से खाते हैं। क्या वह चीजें आपके शरीर पर गलत प्रभाव नहीं डालती हैं? डिब्बा बंद चीजों में केमिकल डाले जाते हैं। वह केमिकल इन चीजों की वैधता तो बढ़ा देते हैं लेकिन आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालते हैं। और दूसरी ओर जंक फूड, फास्ट फूड जैसे पिज्जा, चाउमीन आदि स्वाद के चक्कर में आप खाते हैं। मीठी मीठी मिठाइयां खाते हैं। इनको भी आपको त्यागना होगा। आपकी जठराग्नि की एक सीमित मात्रा होती है कि वह इस तरह का भोजन और इतना ही भोजन पचा सकती है। जब आप अपने पाचन तंत्र पर ज्यादा दबाव डालते हैं तो आपको मंदाग्नि की समस्या हो जाती है। फिर इसके बाद आप जो भी खाते हैं वह पचने की जगह सड़ता है। फिर गुरु उस लड़के को दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि भोजन सीमित मात्रा में ग्रहण करें। आप चाहे कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना करें, आप चाहे सात्विक भोजन ही क्यों ना करते हो, लेकिन ध्यान रहे, जितना जरूरी अच्छा भोजन करना होता है उतना ही जरूरी यह भी जानना होता है कि हमारे भोजन करने की सही मात्रा क्या है। कहने का मतलब है कि ज्यादा भोजन भी आपको नुकसान कर सकता है, फिर चाहे वह कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना हो। इसको समझने के लिए आप इस उदाहरण से समझे, जैसे आप अग्नि में थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं तो अग्नि जलती रहती है। लेकिन वहीं पर अगर आप उसमें एकदम से बहुत सारा घी डाल दें तो क्या अग्नि जलेगी? नहीं ना।
ज्यादा घी डालने से, एकदम ज्यादा घी डालने से वह अग्नि बुझ जाएगी। वैसे ही अगर आप ज्यादा भोजन ग्रहण करेंगे तो इससे आपके पाचन तंत्र पर बहुत ही बुरा असर होगा। आपका पाचन तंत्र उसे पचा नहीं पाएगा और वह खाना जाकर आपके पेट में सड़ता रहेगा। फिर वह गुरु उस लड़के को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, सही भोजन और सही मात्रा में भोजन खाने के साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि भोजन को खाने का सही समय क्या है। आप सुबह के समय नाश्ता खाएं जिसमें आप फल सब्जियां आदि खा सकते हैं या फिर आप जूस पी सकते हैं। इसके बाद दोपहर में आप खाना खा सकते हैं। उसका सही समय 12 से 1 बजे के बीच होता है। इसके बाद आपको शाम का खाना जो है वह थोड़ा जल्दी खाना होगा, जैसे कि आप शाम का खाना 6 से 7 बजे के बीच खा ले और शाम का खाना आपको बिल्कुल हल्का खाना चाहिए। मगर लोग शाम को खाना एक तो देर से भी खाते हैं और दूसरा हल्का भोजन खाने की जगह भारी भोजन खाते हैं, फिर सीधा सोने चले जाते हैं, जिससे पाचन तंत्र मंद हो जाता है और खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। इसीलिए शाम का खाना शाम ढलते ही खा लेना चाहिए और खाना खाते ही बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए। फिर वह गुरु उस लड़के को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो आपको कब्ज की समस्या होगी और आपका पेट खुलकर साफ नहीं होगा, और अगर पेट साफ नहीं होगा तो जो खाना आप खाएंगे वह आपके पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। पानी आपके खाने को गलाता है, जिससे खाने को पचाने में आसानी होती है और आपका पाचन तंत्र मजबूत बनता है। वह गुरु उस लड़के को कहते हैं कि बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आपके पाचन तंत्र को कमजोर बनाते हैं, जैसे कि ज्यादा चिंता करना, धूम्रपान करना और खराब जीवन शैली। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे और अपनी आदतों को सुधारें तो आपका पाचन तंत्र जो है वह स्वतः ही सही हो जाएगा। फिर वह गुरु उस लड़के को कहते हैं कि इन आदतों और नियमों के अलावा अगर आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी लेते हैं तो आप अपने पाचन तंत्र को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे, और फिर उसके बाद आप जो भी खाएंगे वह आपको सब पच जाएगा। फिर इसके बाद गुरुजी उस लड़के को पहली औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहली औषधि है त्रिफला चूर्ण। आपके पाचन तंत्र के लिए त्रिफला से अच्छा कुछ भी नहीं है, यह सबसे बढ़िया औषधि है। त्रिफला पाचन शक्ति बढ़ाने और मेटाबॉलिज्म में सुधार करने का एक प्रभावी नुस्खा है। दरअसल त्रिफला 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक अद्भुत मिश्रण है। इसे बनाने के लिए आंवला हर्ब और बहेड़ा का प्रयोग किया जाता है। तीनों ही जड़ी बूटियों में रेचक गुण होते हैं। यह मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद करती है, साथ ही कब्ज से छुटकारा भी दिलाता है। त्रिफला शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ के संतुलन को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। यह आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, साथ ही टॉक्सिन्स को नष्ट करता है, जिससे डाइजेशन में सुधार होता है। नियमित त्रिफला का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याओं से बचाव और उनमें छुटकारा पाने में मदद मिलती है। आप रात में सोने से पहले गर्म पानी के साथ त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको 1 चम्मच त्रिफला अपनी जीभ पर रखना है, फिर गुनगुने पानी के साथ इसे निगल जाना है। आप चाहें तो दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाकर ढककर छोड़ सकते हैं और सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। यह भी पाचन को दुरुस्त रखने में आपकी मदद करेगा। फिर गुरु उस लड़के को दूसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह है हिंगवाष्टक चूर्ण। यह एक पॉलीहर्बल आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग पाचन विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। यह हींग, काली मिर्च, अदरक, जीरा, अजवाइन और हिमालय नमक से मिलकर बना होता है। यह मल त्याग, पेट फूलना, पच और कब्ज जैसी स्थितियों को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह पेट में जलन पैदा किए बिना पाचक में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार सार हिंगवाष्टक चूर्ण में दीपन यानी कि भूख बढ़ाने वाला और पचन यानी पाचन गुण होते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, अपच और पेट फूलने से राहत दिलाते हैं। यह गुण भूख न लगने की समस्याओं में भी मदद करते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण में वात संतुलन गुण भी होता है, जो पेट को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका भी प्रयोग आपको खाना खाने के 40 मिनट के बाद पानी या दूध में किया जा सकता है।
फिर गुरु उस लड़के को तीसरी औषध के बारे में बताते हुए कहते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा का नाम किसी भी स्किन या फिर हेयर प्रॉब्लम के लिए सुझाया जाता है, लेकिन यह पेट की समस्याओं के लिए भी इसी तरह कारगर साबित होता है। एलोवेरा का जूस पेट की परेशानियों से भी राहत दिलाता है। इसमें मौजूद एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करते हैं। इसी तरह एलोवेरा पेट के इन्फेक्शन की वजह बनने वाले बैक्टीरिया और परजीवियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे स्टमक इन्फेक्शन होने से बचाव होता है। कॉन्स्टिपेशन और एसिड रिफ्लेक्स जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से बचाने में भी एलोवेरा का जूस बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके बाद गुरुजी उस लड़के को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप ऐसी समस्या में हर्बल चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह चाय उबाले जाने वाली जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनती है, जिनमें अनेकों औषधियां मिलाई जाती हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई जाती है। इसमें पुदीना, जो पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम करने की क्षमता रखते हैं, यह अपच के लक्षणों, गैस और ब्लोटिंग को कम करने में मदद करता है। इसमें अदरक, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, पाचन को प्रोत्साहित करने में मददगार है और उपस्थित गैस और ब्लोटिंग को कम करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें धनिया जैसे गारमेंट्स गुण होते हैं, वह भी पाचन को सहायता प्रदान करता है और मलाशय को शांत कर सकता है। इसी तरह कई अन्य जड़ी बूटियां होती हैं जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर सकती हैं। आप इन सभी के मिश्रण से हर्बल चाय बना सकते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेगी। ध्यान रखें, इस तरह की चाय में आपको चीनी नहीं डालनी है। आप चाहे तो थोड़ा सा शहद इसमें डाल सकते हैं, और जिनको डायबिटीज है वह इस चाय को फीकी ही पिए। इसके बाद गुरु उस लड़के को पांचवी और अंतिम औषधि बताते हुए कहते हैं, अजवाइन। पाचन तंत्र ठीक न होने की वजह से लोगों में गैस की समस्या देखी जा सकती है। अजवाइन का पानी गैस की दिक्कत को भी कम करता है और पेट फूलने की समस्या में भी आराम देता है। इसके साथ ही अजवाइन जो है वह पेट के जलन में भी राहत देता है। इसके पानी में कुछ विशेष एंजाइम पाए जाते हैं जो आंतों की सफाई करते हैं और इससे भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद मिलती है। अजवाइन का पानी तेजी से वजन को घटाता है और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता रहता है या फिर घटता रहता है तो यह उसे भी कंट्रोल करता है। इसके बाद वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, आप इन 5 औषधियों में से कोई भी एक औषधि इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने जीवन शैली में जो मैंने तुम्हें नियम बताए उनका अनुसरण करके तुम अपने पाचन तंत्र को बहुत ही जल्दी मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखना। दोस्तों, जिस तरह से जंगल में एक छोटी सी चिंगारी लगने से पूरा जंगल तबाह हो जाता है, वहां पर रहने वाले पशु पक्षी जानवर सब कुछ जल जल कर नष्ट हो जाते हैं, तो आप अपने शरीर के अंदर लगी हुई चिंगारी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। दोस्तों, खाना बनाने के लिए हमें आग की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन अगर गलती से वह आग पूरे रसोई घर में फैल जाए तो वह आपके साथ साथ आपके पूरे घर तबाह कर देती है। तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। आपके शरीर में बहुत ज्यादा अग्नि बनी हुई रहती है, तो वह आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे नष्ट कर रही होती है और आपको पता भी नहीं रहता है। दोस्तों, शरीर में अग्नि का होना जरूरी है क्योंकि यह हमारे डाइजेशन को मजबूत करती है। मेटाबॉलिज्म के लिए और शरीर के तापमान को रेगुलेट करने के लिए यह भी जरूरी है। लेकिन यदि हमारे शरीर की गर्मी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह हमारे लिए बहुत ही खतरे का कारण बनती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है तो आपको इसके कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, आपको बहुत पसीना आएगा, पसीने में बदबू बहुत ज्यादा होगी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, ऐसा मन करेगा कि कुछ ना कुछ पीते ही रहे, धूप बर्दाश्त नहीं होगी, धूप में अगर जाना पड़े तो चेहरा लाल हो जाएगा या फिर रैशेस पड़ जाएंगे,
यदि आपके शरीर में कहीं पिगमेंटेशन हो रहे हैं, जैसे छोटे छोटे काले दागों का हो जाना, फोड़े फूसियों से और पैरों के तलवों से गर्माहट का एहसास होना, आंखों में जलन होना, ये सब यह दर्शाते हैं कि शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। इसके साथ ही बालों का समय से पहले सफेद होना, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ज्यादा ब्लडिंग होना या शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लडिंग होना, जैसे पाइल्स में खून आना, नाक में नक्सीर आना, यह सब शरीर की गर्मी बड़े होने के कारण होता है। अगर आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है, खट्टी डकार आती है, मुंह में छाले होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में इंसान को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि यह सारे के सारे लक्षण आपको दिखाई दे। इनमें से 2-3 लक्षण अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो समझ जाइए आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। और अगर हम शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम कर दें तो हमारे शरीर की यह सारी की सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर की भी गर्मी बढ़ी हुई है तो इसे आप आसानी से खत्म कर सकते हैं, और वह भी बिना किसी दवाई के, बिना पैसे खर्च किए। आज मैं आपको इस कहानी में 5 ऐसे आसान से तरीके बताऊंगा जिनका इस्तेमाल कर कर आप कुछ ही दिनों में अपने शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को बिल्कुल खत्म कर देंगे और आपकी सारी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को आप बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य देखना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक पर्वत पर एक गुरु निवास करते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत ही महान जानकार व्यक्ति थे। एक दिन वह नगर में भिक्षा के लिए जाते हैं और वहां उस नगर में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और लोगों को उपदेश देने लगते हैं। तभी उस भीड़ में से एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु से कहता, गुरुदेव, मुझे बहुत ही दिनों से कुछ परेशानियां हो रही हैं, कृपया मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उस युवक से पूछते हैं, बोलो बेटा, आपको क्या परेशानी है? तब वह युवक कहता है, गुरुदेव, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है और मेरे हाथों पैरों में जलन रहती है। मेरे शरीर पर फोड़े फूंसी निकल आते हैं, आंखों में जलन रहती है और मेरे बाल समय से पहले ही सफेद हो चुके हैं। कभी कभी अचानक से मेरे नाक से खून बहने लगता है। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, यह सारी चीज तुम्हारे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ी हुई है। गुरु की बात सुनकर युवक उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मुझे आप इसका कोई उपाय बताइए ताकि मैं इन परेशानियों से छुटकारा पा सकूं। तब गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम शांति से बैठ जाओ। फिर वह गुरु सारी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं आपको 5 आसान से तरीके बताऊंगा जिससे आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई जो है वह कम हो जाएगी, आपके शरीर से गर्मी निकल जाएगी। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि शरीर की गर्मी बढ़ने का मतलब शरीर में पित्त दोष का असंतुलन होना होता है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि आप यह समझो कि यह गर्मी बढ़ती क्यों है। एक तो मौसम की वजह से, और गर्मियों में यह दिक्कत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसके अलावा भी गलत खान पान से, स्मोकिंग करने से, कोल्ड ड्रिंक और शराब से, इसके अलावा तनाव लेने से भी शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। पर आप घबराएं नहीं, क्योंकि मैं आपको 5 असरदार तरीके बताऊं जिससे आपके शरीर की गर्मी जो है वह जड़ से कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि सबसे पहली चीज गोंद कतीरा। देखो, अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके शरीर की गर्मी कम करने में बहुत ज्यादा असरदार है तो वह है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा गर्मी में पेड़ के तने से प्राकृतिक रूप से निकलता रहता है और यह जब निकलता है तो चिपचिपी गोंद जैसा सा होता है, लेकिन बाद में सूख जाता है, जिसे हम आसानी से इसे किसी भी किराने की दुकान से खरीद सकते हैं। अब आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में अच्छे से समझो। गोंद कतीरा के 4-5 दाने पानी में भिगो देने हैं और भिगोने के बाद लगभग 2-3 घंटे में ही फूलकर यह काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसके बाद आप इसे नींबू पानी में मिलाकर पी लो। देखो, नींबू पानी तुरंत अंदर की गर्मी को कम करता है, लेकिन अगर आप इसे 1 चम्मच गोंद कतीरा के साथ डाल लो तो वह शरीर में गर्मी बढ़ने ही नहीं देते।
आपने कभी अगर ठेले पर शिकंजी पी हो तो आपने देखा होगा कि लोग गर्मियों में नींबू पानी में गोंद कतीरा डालते हैं। देखो, चरक संहिता के अनुसार गोंद कतीरा शरीर को गर्मी से बचाने का बहुत ही असरदार तरीका है। यह इतना ठंडा होता है कि इसे सर्दियों में खाने से मना किया जाता है और इसके फायदे यहीं तक नहीं है। गोंद कतीरा का एक चम्मच अगर आप रोज खाने लग जाओ तो आपका शरीर ठंडा तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपका लीवर भी ठीक रहेगा, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और चेहरे पर तेज आ जाएगा। आप इसे किसी भी शरबत में, नींबू पानी में या फिर सोने से पहले दूध में डालकर भी पी सकते हैं। गोंद कतीरा का अपना कोई स्वाद नहीं होता है, इसीलिए आप इसे दूध में, नींबू पानी में या फिर शरबत में मिलाकर पी सकते हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि गोंद कतीरा का फायदा आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो। जैसे अगर गर्मी से आपकी आंखें जलती हो, आंखें लाल हो रही हो, तो ऐसे में गोंद कतीरा को लेकर अपनी दोनों आंखों पर लगाकर 10 मिनट के लिए लेट जाए। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा और आपकी आंखों की जलन जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गोंद कतीरा को आंखों पर रोज लगाने से डार्क सर्कल भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप गोंद कतीरा को अपने सिर पर और अपने पैरों के तलव पर लगाते हो और 20 मिनट तक छोड़ देते हो और आराम करते हो तो शरीर की गर्मी बाहर निकलने लगती है। गोंद कतीरा किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। यह इतनी सस्ती चीज है और गर्मियों में इसके बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, इसीलिए आप इसे जरूर इस्तेमाल करके देखें। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि देखो, आपको गोंद कतीरा ही खरीदना है, गोंद नहीं, क्योंकि दिखने में दोनों एक समान होते हैं लेकिन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि गोंद का प्रयोग हम सर्दियों में लड्डू बनाने में करते हैं, जबकि गोंद कतीरा ठंडा होता है और गोंद पानी में डालने से फूलती नहीं है, लेकिन गोंद कतीरा पानी में डालने से फूल जाता है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि दूसरी चीज सर को ढकना है। देखो, आपने कड़ी धूप में मजदूरों को काम करते हुए तो देखा ही होगा। भले ही उनके शरीर पर पूरे कपड़े ना हो, लेकिन उनकी एक चीज जरूर होती है कि वह अपने सर को हमेशा ढककर रखते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें गर्मी का असर नहीं होता। सिर्फ सर को ढकने से वह लोग गर्मी से, त्वचा की एलर्जी से, नाक में खून आने से, बालों को झड़ने से रोक लेते हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर्य एक प्राकृतिक डॉक्टर है, लेकिन अब प्राकृतिक प्रदूषण के चलते ओजोन परत में छेद हो गया है, जिससे सुबह 11 बजे के बाद तेज धूप में जहरीली किरण पृथ्वी पर आना शुरू हो जाती है। इस समय जब सूर्य की किरणें हमारे नंगे सिर पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो उससे हमारे पूरे शरीर में गर्मी का असर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर धूप में नंगे सर जाते हैं तो इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और ओजस्वी शक्ति घटती है। अगर संभव हो तो गर्मियों में 11 से लेकर 4 बजे तक घर के भीतर ही रहे, लेकिन अगर बाहर जाना पड़े तो सर को ढक कर जाए। आप सर को ढकने के लिए छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने सर को ढक लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके ऊपर गर्मी का ज्यादा असर नहीं होगा। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि गर्मियों में नहाने के लिए गर्म पानी का परहेज करें, क्योंकि बहुत से लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। गर्म पानी से नहाने से शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है, लेकिन गर्म पानी को गर्मियों में सर पर कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की गर्मी बढ़ती है और बाल उम्र से पहले ही सफेद होने लगते हैं। बालों में डैंड्रफ हो जाता है और बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। गर्मियों में शरीर की गर्मी को ठीक करने के लिए आप ठंडे पानी से ही स्नान करें। अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर ले, लेकिन मोटा मोटी बात तो यह है कि आपको आपके सर को गर्मी से बचाना है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि तीसरी चीज ठंडे पेय पदार्थ। शरीर की गर्मी जब बढ़ती है तो हमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है, ऐसा मन करता है कि कुछ ना कुछ पीते ही रहे। लेकिन ऐसे में हम लोग पीते क्या हैं? हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे स्प्राइट, कोको कोला, पेप्सी, लिम्का, या बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं जैसे कि स्टिंग। ये सारी कोल्ड ड्रिंक रिफाइंड चीनी से भरी हुई कार्बोनेट ड्रिंक्स है जो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को चूस लेती है।
यह सिर्फ कहने को कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन हकीकत में इनमें इतनी एसिडिटी होती है कि पेट का पूरा पीएच बैलेंस बिगाड़ देती है। इन कोल्ड ड्रिंक को पीने का मतलब ऐसा है कि आप आग बुझाने के लिए घी का प्रयोग कर रहे हैं। इनको पीने से आपको एसिडिटी होगी, पेट में अल्सर हो सकता है, इसीलिए आपको यह बिल्कुल भी नहीं पीनी है। अगर आप सच में ही शरीर की गर्मी को कम करना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक छोड़कर प्राकृतिक ठंडे पदार्थ पिए, जैसे गन्ने का जूस। यह आपको हर जगह बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आरएस का एक गिलास तासीर में ठंडा होने की वजह से शरीर की गर्मी को कम करने का एक पौष्टिक और प्रमाणित तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार लिवर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए इसे औषधि के रूप में आज भी इस्तेमाल करते हैं। यह प्राकृतिक रूप से मीठा है, इसलिए इसे डायबिटिक लोग भी पी सकते हैं। आप रोजाना एक गिलास ताजे गन्ने का जूस पीना शुरू कर दो। उसमें नींबू डाल दो, पुदीना डाल दो। इसमें आपको बर्फ नहीं डालनी है, यह आपको बहुत ही ज्यादा ठंड करेगा। दूसरा ठंडा पेय पदार्थ है नारियल पानी। यह आपके शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है। इसके साथ ही नारियल पानी पीने से शरीर के अंदर की पथरी यूरिन के रास्ते बाहर आती है, ब्लड शुगर नीचे आती है और चेहरे पर पिंपल को भी यह ठीक करता है। अब ऐसा पेय पदार्थ इसमें जबरदस्त न्यूट्रस इलेक्ट्रोलाइट एंटीऑक्सीडेंट हो, उसका मुकाबला यह कल की आई कोल्ड ड्रिंक कैसे कर सकती है। फिर वह गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि पैरों की मालिश करें। देखो, हमारे शरीर की गर्मी सबसे ज्यादा हमारे पैरों के तलवों से निकलती है। आप देखना, जिसके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी उसके पैर जलने शुरू हो जाएंगे, उसके पैरों से बदबू आती है। लेकिन जैसे पौधे की जड़ में पानी देने से पूरा पौधा हरा भरा हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर की जड़ हमारे पैरों में है। वहां अगर मालिश कर ली जाए तो सारे शरीर की गर्मी निकल जाती है। आयुर्वेद के इस नियम को वैज्ञानिक भी मानते हैं। अगर आप सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर घी, इन तीनों में से किसी भी एक तेल से पैरों के तलवों की मालिश करते हैं तो इससे आपका शरीर ठंडा होगा और साथ ही साथ आपका दिमाग भी ठंडा होगा। रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से धो लें और फिर इन तीनों में से किसी एक तेल से अपने तलवों की मालिश करें। आप एक दिन भी यह करके देखेंगे तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। नींद बहुत अच्छी आएगी, लेकिन अगर आप इसके और भी अच्छे परिणाम चाहते हैं तो आपको इस मसाज को कांसे की कटोरी से करना चाहिए। दोस्तों, कांसा एक धातु होता है जो कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण है। पुराने समय से ही इसके बर्तन बनते आए हैं। कांस धातु की कटोरी आपको किसी भी बर्तन की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। कांसे की कटोरी से पैरों के तलवों की मसाज करना आयुर्वेद में शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करने का रामबाण इलाज है। आपके शरीर की गर्मी से रिलेटेड कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, फिर चाहे पाइल्स हो, पेट में अल्सर हो, लिवर में गर्मी बढ़ गई हो, स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही हो, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आपके शरीर में कितनी भी गर्मी हो वह इससे बाहर निकल जाएगी। जब जब आप अपने पैरों के तलवों की मसाज कांसे की कटोरी से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कितनी गर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि तेल लगाकर जब आप अपने पैरों के तलव की कांसे की कटोरी से मसाज करोगे तो गर्मी के अनुसार आपका पैर काला होना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा पैर आपका काला होगा उतना ही समझो कि आपके शरीर में गर्मी ज्यादा थी। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि यह गर्मी आपके शरीर से निकल रही है। दोनों पैरों पर अगर आप 2-2 मिनट भी मसाज कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही जल्दी असर दिखाई देगा। जब आप पैरों की मसाज करके फ्री हो जाएं तो उसके बाद आपको अपने पैरों को किसी रुमाल से पोंछ लेना है। जब आप पैरों की मसाज करके सोएंगे तो आपकी पूरी थकान समाप्त हो जाएगी। आप रोजाना मसाज नहीं कर पाओ तो आपको जब भी समय मिले तब आप कर सकते हैं। आपके पास कांसा कटोरी नहीं है तो आप हाथों से भी मसाज कर सकते हैं। फिर वह गुरु उन्हें 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि मिट्टी के मटके का इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है या शरीर में बढ़ी हुई गर्मी का और कोई लक्षण नजर आता है तो सबसे पहले तो आपको गर्मियों में मिट्टी का मटका अवश्य इस्तेमाल करना है। देखो, मिट्टी एक ऐसी चीज है जो प्राकृतिक रूप से शरीर के लिए ठंडी होती है। इसके साथ ही इसमें मिनरल्स बहुत होते हैं। फ्रिज का पानी छूने से भले ही ठंडा लगता हो, लेकिन बर्फ शरीर में गर्मी ही पैदा करती है। दूसरी तरफ मिट्टी के घड़े में जमा किया हुआ पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है।
और मजे की बात तो यह है कि यह इतना ठंडा होता है कि जिससे प्यास बुझती है, लेकिन गला कभी खराब नहीं होता है। वहीं अगर फ्रिज का पानी आप पी लेते हैं तो कई बार उससे आपका गला भी खराब हो जाता है। इसके साथ ही मटके के पानी में साधारण पानी से एल्काइन ज्यादा होता है और इसमें मिनरल्स भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। मिट्टी का घड़ा पुश्तों से चला रहा है। आप पानी को मिट्टी के घड़े में रात में भर के रख दो, सुबह उठकर इसे पियो। ये आपकी गैस की समस्या और एसिडिटी के लिए दवाई का काम करेगा। आजकल तो दुकानों पर भी मिट्टी की बोतल, गिलास, खाना बनाने के बर्तन सब कुछ मिलने लगे हैं। मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी पीने से आपके शरीर की गर्मी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आप मिट्टी के बर्तन को खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी और धातु के मुकाबले मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला होता है और शरीर की गर्मी को कम करने वाला भी होता है। आप गैस पर भी मिट्टी के बर्तन में खाना बना सकते हैं। देखो, यदि शरीर की गर्मी बढ़ जाए तो बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप शरीर की गर्मी से परेशान हैं तो यह 5 चीजें अवश्य करें। गोंद कतीरा खाए, धूप में निकले तो सर ढककर निकले, कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर प्राकृतिक ठंडे पे पदार्थ पिए, रात को सोने से पहले पैरों के तलवे की मालिश करें। की बात नहीं कर रहा मैं, भीतर की सफाई की बात कर रहा हूं, पेट की सफाई की बात कर रहा हूं। वही पेट जिसे आयुर्वेद में लिखा गया है कि 99% बीमारियां पेट से पैदा होती हैं। मित्रों, चलिए पहले यह समझ लेते हैं हमारे पेट से बीमारियां पैदा कैसे होती हैं और फिर तभी हम समझ पाएंगे कि उस पेट को साफ कैसे करना है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो अपनी बीमारियों के कारण दुखी रहते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं और फिर उनका जीवन दवाइयों के सहारे चलने लगता है। और यह भी हकीकत है कि उन दवाइयों से उन्हें कुछ देर के लिए तो आराम हो जाता है, लेकिन उस बीमारी की जड़ कभी नहीं जाती। और जैसे ही वह दवाई लेना छोड़ देते हैं तो दर्द फिर से उन्हें परेशान करने लग जाता है। कितने ही लोग आपने देखे होंगे और वास्तविकता में तो आपके परिवार में भी ऐसे कई लोग होंगे। किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी के पैर में दर्द होता है, किसी को डायबिटीज है, किसी का लिवर खराब है, किसी को पथरी है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस तरह एक बीज से एक पेड़ बनता है, उसी तरह हमारे पेट में जमा गंदगी से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। यह तो हम सभी जानते हैं। फलों और कच्ची सब्जियों को पचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। वहीं पर अगर हम अनाज की बात करें, जैसे गेहूं या फिर कोई और अनाज, तो उसको पचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन हम बात करें मांस, मछली या नॉनवेज की, तो उसको पचने में 15 से 20 घंटे लगते हैं। अब जो हम खाते हैं वह किस तरह गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है, इसे बड़े ध्यान से समझना। यह समझोगे तभी समझ पाओगे कि गंदगी को बाहर कैसे निकालना है। इसे मैं आसान तरीके से उदाहरण के रूप में समझाता हूं। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से जाते हैं। रास्ते में गाड़ी सड़क पर चलती है और कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद सामने कीचड़ आ जाता है। अब जब कीचड़ में से गाड़ी निकलेगी तो उसके टायर पर भी कीचड़ लगेगा, उसका टायर गंदा होगा। अब वह कीचड़ कुछ दूर बाद खत्म हो गया और आप फिर से सड़क पर आ गए। अब फिर से जब गाड़ी सड़क पर चलने लगी तो हो सकता है कि उसका कीचड़ हट जाए, लेकिन कीचड़ पूरी तरह से साफ नहीं होता, वो ऊपर ऊपर से साफ हो जाएगा। अगर आप और किसी चीज से साफ करेंगे तो वह ऊपर से ही साफ होगा, क्योंकि टायर पर जब हम देखते हैं तो उसमें लेयर्स बनी होती है, उस पर एक स्पेस बना होता है, यानी एक जगह बनी होती है जिसमें मिट्टी फंसी होती है। कीचड़ भी उसी में फंसा रहता है, तो ऊपर से साफ करने पर वह ऊपर ऊपर साफ होता है। उस टायर को पूरी तरह से साफ करने के लिए तेज प्रेशर के पानी डालना होगा, तब उस बीच वाले स्पेस से वह मिट्टी बाहर निकल कर आएगी। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर से उसमें पानी नहीं मारते हैं तो वह मिट्टी उसमें सालों सालों तक फंसी रहती है और टायर यूं ही चलता रहता है। उसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो पहले तो वह खाना हमारे मुंह में आता है, हम उसे चबाते हैं, फिर वह हमारे पेट में पहुंचता है, जहां पर हमारी इंटेस्टाइन उसमें से रस लेती है, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उन्हें खींच लेती है और उसको छोटे इंटेस्टाइन में भेज देती है, जहां से वह अपने रास्ते से बाहर आ जाता है।
लेकिन हर प्रकार के खाने को पचने में अलग अलग समय लगता है। यह तो हमने सीख लिया, लेकिन इससे पहले कि वह खाना पच पाता, हमारी इंटेस्टाइन उसमें से जरूरी न्यूट्रिएंट्स निकाल पाती, उससे पहले ही हम कुछ और खा लेते हैं। अब वह भी तो पेट में जाएगा। जो खाना हमने अभी खाया वह भी अब इसी रास्ते से उसी जगह जाएगा। अब जो खाना पहले से ही हमारे पेट में पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, अभी तक पचा भी नहीं है, उस पर प्रेशर लगेगा जो खाना हमने अभी खाया है, क्योंकि वह भी तो उसी रास्ते से आगे जाने वाला है। लेकिन आगे तो जाम लगा पड़ा है। जब यह खाना धक्का मारेगा तब वह पुराना खाना बिना पूरी तरह पचे हुए आगे निकल जाएगा। लेकिन जब यह बिना पूरी तरह से पचा हुआ खाना आगे निकल जाता है तब यह पीछे छोड़ जाता है। बैक्टीरिया के भंडार को बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, और ये बैक्टीरिया हमारी इंटेस्ट यानी कि हमारे पेट की, हमारे स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं उनसे चिपक जाते हैं, उसी तरह जैसे वह कीचड़ उस गाड़ी के पहिए पर लगा था। ठीक उसी प्रकार अब हमारी इंटेस्टाइन तो खाने से न्यूट्रिशन खींचने के लिए बनी है। तो जब हमारा इंटेस्टाइन खाने से न्यूट्रिशन शरीर के दूसरे अंगों में उन्हें पहुंचाती है, तो उन न्यूट्रिशन के साथ यह बैक्टीरिया जो पहले से ही हमारे इंटेस्ट से चिपके हुए थे, यह भी खून के साथ अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं। जब यह बैक्टीरिया वाला खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर पहुंचता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारी पैदा होती है। जैसे जब यह लिवर में पहुंचेगा तो वहां पर पथरी बनने के चांसेस रहेंगे। जब यह दिल के पास पहुंचेगा तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस रहेंगे, और जब यह मस्तिष्क में पहुंचेगा तो यह दिमाग की बीमारी पैदा कर देगा। और इसी प्रकार जहां भी यह पहुंचेगा, जोड़ों में पहुंचेगा तो जोड़ों का दर्द पैदा करेगा। तो इसीलिए समय समय पर हमें अपने पेट की सफाई करते रहनी चाहिए, ताकि हमारे इंटेस्ट में वो बैक्टीरिया जमा ना होने पाए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि घर की सफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें अपने कमरे की सफाई करनी है तो हमें कमरे को खाली करना होगा। अगर फर्श साफ करनी है तो फर्नीचर को बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरह से हमें भी अपने पेट की सफाई करने के लिए ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने पेट को साफ करना होगा, जहां से सारी बॉडी में बैक्टीरिया सप्लाई हो रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है व्रत करना, फास्टिंग करना चालू करिए। फास्टिंग करने से हमारा पेट खाली होगा, और जब हमारा पेट खाली होगा तभी तो हम उसकी सफाई कर पाएंगे। अब देखिए, फास्टिंग करना कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत कठिन होता भी है। जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं वह फास्टिंग करें। हफ्ते में किसी दिन कर लें या महीने में कर लें, और फास्टिंग करें तो पानी, जूस या फिर कोई फल इत्यादि ही खाएं, क्योंकि तभी तो वह फास्टिंग होगी। और जिन लोगों को यह कठिन लगता है कि वह भूखे नहीं रह सकते, फलों से उनका पेट नहीं भरता है, तो ऐसे लोग हल्का खाना खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी खा सकते हैं। जब आप इस तरह का कोई व्रत करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पेट तो खाली ही रहेगा। और जब आपकी बॉडी को विटामिन या फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे तो वह आपके इंटेस्टाइन के पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि आगे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, सप्लाई चाहिए हमें जल्दी से दो। और इंटेस्टाइन के पास तो कुछ है ही नहीं, वह देगा। या तो जो बैक्टीरिया इंटेस्टिंग पर पहले से चिपके होते हैं, खून उन्हीं को लेकर उन अंगों के पास पहुंच जाता है, और इस तरीके से वह हमारे पेट की वह इनर वॉल साफ हो जाती है, उन पर से बैक्टीरिया हट जाता है। लेकिन अब वह बैक्टीरिया हमारे खून में मौजूद हैं, तो अपने खून में से वह बैक्टीरिया निकालने के लिए आपको पसीने निकालने चाहिए। आप जितने पसीने निकालेंगे उतना ही आपका खून डिटेक्शन होता जाएगा। जो हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से पसीना बाहर आता है, तो उस पसीने के साथ जो हमारे खून में अनवांटेड मटेरियल होते हैं वह भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक बात सच बताना, आप में से बहुत सारे लोग सोचते तो होंगे कि कल से हम अच्छा रूटीन बनाएंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, लेकिन अगली सुबह आते ही आप भूल जाते हो। फिर से वही रूटीन, फिर से लेट उठना, फिर से ऑफिस में जाना और फिर से आकर उसी तरह से रात में लेट सोना। देखिए, इसमें गलती इंसान की नहीं होती, इंसान का रूटीन ही ऐसा हो गया है। वह कभी रात की ड्यूटी करता है तो कभी दिन की ड्यूटी करता है, तो इस तरीके से उसका कोई रूटीन फिक्स हो ही नहीं पाता और वह अंदर ही अंदर अपने मन में निराश होता चला जाता है। दोस्त, इस तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, टाइम तो मिलता ही नहीं, तुम कैसे अपना ख्याल रखोगे बताओ मुझे।
तो दोस्त इसके लिए विकल्प होता। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, दिमाग लगाओगे, तो तुम्हें ऐसे तरीके मिल जाएंगे। इसके लिए हमें जापान के लोगों से सीखना चाहिए। जापान के लोगों का भी जीवन इसी तरह बिजी रहता है। उन्हें टाइम मिल ही नहीं पाता कि वह एक्सरसाइज करें। उस देश में भी ज्यादातर लोगों को टाइम मिल ही नहीं पाता कि वह एक्सरसाइज कर ले, इसलिए वह अपने पास एक साइकिल रखते हैं। कहीं जाना हो, इधर उधर छोटी मोटी जगहों पर, ज्यादा दूर नहीं जाना हो, वहां पर वह अपनी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, वरना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर खुद की कार से ट्रेवल करते हैं। ज्यादा दूर नहीं, लेकिन छोटी जगहों पर कुछ दूर जाने के लिए वहां तो हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी थाई में जो पेल्विक मसल्स होती हैं उन पर बहुत अच्छा काम होता है। साथ में हमारा पसीना भी निकलता है, तो उससे हमारी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है। और इसके साथ ही कोई पोल्यूशन भी नहीं होता, तो प्रदूषण से भी हम बचे रह जाते हैं। अगर साइकिलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर डांस कर लो या फिर रनिंग कर लो। जिस तरह से भी हो, बस अपने शरीर से पसीना निकालो, ताकि आपके जो पोर्स है स्किन के, वो एकदम क्लियर हो जाए। सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए या फिर उन पर कोई रोग ना लग जाए, इसलिए उन पर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। और जब हम फल, उन और सब्जियों को खाते हैं तो वह पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो उन पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिनसे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और सबसे बड़ी बीमारी जो उससे होती है वह होती है कॉन्स्टिपेशन की। कुछ लोगों को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है। वह जब भी सुबह बाथरूम में जाते हैं तो उनका पेट अच्छे से साफ ही नहीं होता। इसकी वजह से वह पूरे दिन परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती। तो उन लोगों के लिए त्रिफला चूर्ण सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। त्रिफला के नाम से ही पता चलता है कि यह 3 फलों से मिलकर बना होता है, आंवला और हर्ड से। इसमें मेन कंपोनेंट्स होते हैं। आंवला में विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, और वहीं पर हर्ड एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। जिस दिन आप सुबह सुबह नींबू पानी नहीं पीने वाले हैं, उस दिन आप त्रिफला का सेवन करें। एक छोटी चम्मच अच्छे से गुनगुने पानी में मिलाकर पी जाओ। उसके बाद देखना क्या कमाल होता है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सुबह पेट इतने अच्छे से खाली होगा कि पूरा दिन हल्का हल्का महसूस करोगे। और इसे भी रोज लेने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ता आपने नींबू का पानी ले लिया, फिर किसी दूसरे हफ्ते आपने त्रिफला चूर्ण का सेवन कर लिया। इस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। कहीं पता चले कि आप नींबू पानी भी पी रहे हैं और साथ में त्रिफला चूर्ण का भी सेवन कर रहे हैं, ऐसा मत करना। एक राज की बात बताता हूं, जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं उसकी वजह से उनकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो यह जो त्रिफला चूर्ण है, यह उस अल्कोहल के इफेक्ट को भी बहुत कम कर देता है। अच्छा देखिए, अगर आप पहले से कोई और दवाई ले रहे हैं तो त्रिफला चूर्ण को अवॉइड करना या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी लेना। एक और बहुत अच्छा तरीका होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का, और वह है कि खाने से पहले फ्रूट्स या फिर सैलेड खा लो अच्छे से पेट भर के। उससे क्या होता है कि फलों में और सलाद में फाइबर होते हैं बहुत अच्छी मात्रा में। जब वह फाइबर हमारी बॉडी में पहुंचते हैं तो वह लुब्रिकेशन पैदा करते हैं। उस लुब्रिकेशन की वजह से जो हम खाना खाते हैं वह कहीं पर अटकता नहीं है, वह आसानी से नीचे चला जाता है। और खाना कभी भी पूरा पेट भर के मत खाना। खाना हमेशा 80% के लगभग ही खाना चाहिए। 20% जगह पेट में खाली रहनी चाहिए। ये सारे तरीके आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देंगे। इनमें से कुछ तरीके थोड़े आसान हैं तो कुछ तरीके थोड़े कठिन हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन ये सारे तरीके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हैं और आपके पेट की सारी बीमारियों को दूर करने के लिए है। यदि आप ऐसे ही नियमित इनका सेवन करते रहे तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की कभी आवश्यकता ही नहीं होगी। आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम उन सबसे आसान और सबसे असरदार तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने घर पर रहकर बिना किसी दवा के अपना पेट बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको भोजन के 3 नियमों के बारे में भी बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। उससे पहले अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं तो कहानी को पूरा सुने और अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। किसी गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था।
वह अपने पेट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वह एक दिन एक महात्मा के पास जाता है, क्योंकि वह महात्मा आयुर्वेद के महान ज्ञानी थे। रामू महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मन, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूं। मेरे पेट में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। मेरे पेट में बहुत ज्यादा जलन और दर्द होने लगता है। इसके अलावा मुझे मल त्याग करने में भी बहुत ज्यादा समस्या होती है। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो मेरे पेट की पाचन क्रिया समय से पहले ही मेरा साथ नहीं दे रही है। हे मुनिवर, कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपना पेट आसानी से साफ कर सकूं और पेट की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकूं। पहले तो उस महात्मा ने रामू की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जितना समय आपको पेशाब यानी कि टॉयलेट करने में लगता है, उतना ही समय पेट साफ होने में लगना चाहिए, तभी आप स्वस्थ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता और इसी कारण से उनके मन का संतुलन पूरे दिन खराब रहता है। बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन न लगना, यह सब ठीक से पेट साफ न होने की वजह से ही होता है। जब भी आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाते हैं तो सबसे पहले आपके पेट की सफाई की जाती है। यह अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन यह शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा तभी ठीक प्रकार से काम करेगी जब आपका पेट साफ होगा, वरना तो आप कितनी भी दवाइयां ले, कितना भी इलाज कराएं, कोई फर्क नहीं होने वाला। शरीर हमें संकेत भेजता रहता है कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है, जैसे कि पसीने में से दुर्गंध या मुंह में से दुर्गंध। अगर वहां से दुर्गंध आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है और हमें इसका हल निकालना होगा। ठीक से नींद न आना, मानसिक समस्याएं, ये सारी चीजें पेट साफ न होने के कारण ही पैदा होती हैं। फिर रामू ने कहा कि महात्मा, हमें अपना पेट साफ कैसे करना है? महात्मा ने कहा, आज मैं आपको पेट साफ करने के लिए कुछ प्रभावी आयुर्वेदिक औषधियां और तरीकों के बारे में बताऊंगा। यह औषधियां आपको कब्ज से भी छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। महात्मा की इन्हीं बातों को सुनकर रामू बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, महात्मन, कृपया आप मुझे उन सभी तरीकों के बारे में जानकारी दो जिससे मैं अपना पेट हमेशा के लिए स्वस्थ और साफ रख सकूं। इसके बाद महात्मा पहला तरीका बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आज के समय में हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान पूरी तरह से बदल चुका है और उसी बदलाव की वजह से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती है और हमारा पेट भी ठीक से साफ नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए आज के समय में ज्यादातर लोग फ्रीज का पानी पीते हैं, जो कि बहुत ठंडा होता है, और जितना ठंडा पानी आप पिएंगे, आपके पेट में जमा गंदगी उतनी ही सख्त होती जाएगी और इसी कारण से कब्ज जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर पानी को गर्म करके गुनगुना करके पिया जाए तो पेट की गंदगी बहुत ही आसानी से बाहर आ पाएगी। सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी करके आराम से घूंट घूंट करके पिएं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि घूंट घूंट पानी पीने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर समय नहीं लगाएंगे, टॉयलेट में समय लगेगा। ये सबसे आसान और घरेलू नुस्खा है जो सब लोग अपना सकते हैं। बस संयम और नियम की जरूरत होती है। देखिए, ठीक तरह से पानी पीना आपकी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। जितना हो सके दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लेकिन याद रहे, ठंडा पानी पीने की बजाय गर्म करके गुनगुना पानी पिए। आजकल बाजार में ऐसी बोतलें भी आती हैं कि जिनमें आप जैसा पानी डालेंगे, पानी वैसा ही रहेगा। तो आप ऐसी बोतल ले सकते हैं और पानी गर्म करके गुनगुना करके उस बोतल में डाल सकते हैं, और जब भी आपको जरूरत महसूस हो, आप दिन में उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पानी के संबंध में एक बात जरूर याद रखना कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना है। इससे आपकी पाचन क्रिया बाधित होती है। हमारे पेट में जो जठराग्नि होती है वो खाने को पचाने का काम करती है, और जब हम खाना खाने के बाद झट से पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पचा नहीं पाती।
इसीलिए खाने के तकरीबन आधे से पौने घंटे तक पानी ना पिएं। ये भी पता होना चाहिए कि पानी को किस तरह से पिए। पानी को बैठकर घूंट घूंट करके पिएं, वहीं पानी सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इसके बाद महात्मा जी रामू को दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि खाना खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वो ठीक से हजम हो सके, उसका पाचन ठीक से हो सके। जब हमारा शरीर पाचन की क्रिया कर रहा होता है तब शरीर के बाकी क्रियाएं धीमी रफ्तार पर चलने लगती हैं। कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण धीमी रफ्तार पर चलने लगता है और इस कारण शरीर अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल देते हैं तो इससे आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलता है कि उसकी कोशिकाएं खुद अपने शरीर की गंदगी साफ कर सके। पश्चिमी भाषा में हम इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज्यादा समय तक भूखा रहना होता है। उसको हम अर्थ उपवास भी बोल सकते हैं। अब महात्मा ने रामू को तीसरा असरदार तरीका बताते हुए कहते हैं, अपने पेट को साफ करने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो लार होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी ही आसानी से खाना पच जाएगा। कुछ लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, उसमें लार पैदा नहीं होती, इसीलिए उनका खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। इसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा करे। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने से लार पैदा होती है। लार में फाइबर होते हैं जिससे हमारा खाना आसानी से हजम हो जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाया जा सकता है। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज नहीं है वे आसानी से मीठा खा सकते हैं और वो मीठा खाने के कारण उनके शरीर में लार पैदा होने लगती है, जिससे कि पाचन क्रिया आसान हो जाती है। अगर आप सलाद को खाना खाने से पहले खाते हैं तो वह ज्यादा लाभकारी होता है। उससे आपकी भूख बढ़ती है और आपके शरीर में लार पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद महात्मा ने रामू को चौथे तरीके में अपनी आहार नली को साफ रखने के बारे में बताया। उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं? देखिए, आहार नली में से ही खाना हमारे पेट में जाता है। अगर आहार नली ठीक से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ कीटाणु हमारे पेट में पहुंचेंगे, जो हमारे शरीर को नाना प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें जो कीटाणु है उनकी ठीक से सफाई हो जाए। और इसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है एक ऐसा दिव्य वृक्ष जो भारत में बहुत आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है। हर जगह मिल जाता है। नीम की पत्तियों को और हल्दी को पीसकर एक छोटी सी गोली बन जाती है। कुछ दिनों तक सुबह उठकर उस गोली को पानी के साथ सीधा गटक लिया जाए, जिससे कि आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाए। हमेशा नहीं करना है, यह सिर्फ 7 दिनों तक करें। 7 दिनों में पेट की आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हर 3 महीने में इसको दोहराते रहें, जिससे कि आपकी आहार नली समय समय पर साफ होती रहे और आपके पेट में ऐसे कीटाणु कभी ना पहुंच पाए जो आपकी पाचन क्रिया को बाधित करते हैं। महात्मा ने 5वां और आखिरी तरीका बताते हुए कहा, रामू, यह तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादातर समय कब्ज की समस्या रहती है। जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज की समस्या है वो अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच गुनगुना अरंडी का तेल मिलाकर पिएं। 1 हफ्ता पीने के बाद पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। यह अरंडी का तेल दूध में गुनगुना करके ही मिलाएं और सिर्फ आधा चम्मच मिलानी है। सोने से पहले पीना है। इससे क्या होगा? आपकी आंतों के पास एक चिकनाई की परत बन जाएगी, एक कवच बन जाएगा, जिस कारण से आपके आंतों में खाना नहीं चिपकेगा और खाना अगर आंत में नहीं चिपकेगा तो कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। देसी अरंडी का तेल ले। पैकिंग में जो तेल आता है वो अंग्रेजी होता है, वह उतना लाभकारी नहीं होता है। किसी भी पंसारी से खुले पीपे में से तेल ले। एक तो वो सस्ता भी होगा और दूसरा वह लाभकारी भी ज्यादा होगा। इसके अलावा सोने से पहले इसका सेवन किया जा सकता है। रीठा और आंवला ये ऐसे जादुई फल हैं जिनसे मिलकर त्रिफला बनता है। इन तीनों की अलग अलग खूबियां हैं।
लेकिन अगर ये तीनों एक साथ मिला दिया जाए तो इनकी दिव्यता, इनके गुण और भी ज्यादा हो जाते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला का सेवन किया जाए। शरीर की सारी गंदगी बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगी। कोई प्रयास नहीं करना होगा, कोई जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये कुछ आसान से घरेलू उपाय थे जिनको अपनाकर कोई भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, अपने पेट की ठीक से सफाई कर सकता है। पेट साफ करने के उपाय के बाद महात्मा ने रामू से कहा, रामू, अब मैं आपको भोजन के उन 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अपनाने पर पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पेट में होने वाली बीमारियां हमारे खान पान पर निर्भर करती हैं। महात्मा ने पहला नियम बताते हुए कहा कि अपने आहार में 40 से 50% सजीव भोजन शामिल करें, चाहे वह फल हो, हरी सब्जियां हो, सूखे मेवे हो या अंकुरित अनाज हो। कुल मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज्यादातर लोग मृत भोजन खाते हैं और फिर स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मृत भोजन खाने का मतलब है कि हम किसी मृत चीज से जीवन निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ लगेगा ही नहीं। हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है तो ये हमें ऊर्जा देती है। भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सभी पाचक रस न केवल शरीर में पाए जाते हैं बल्कि उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उन सभी पाचक रसों को दोबारा बनाना होता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता जो नष्ट हो गए। रामू ने पूछा, महात्मन, दूसरा नियम क्या है? महात्मा ने कहा, दूसरा नियम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी जो भोजन वृक्ष से मिलता है, जानवरों से नहीं। मांस, मछली, अंडा ना खाएं। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। महात्मा ने तीसरा नियम बताया कि बासी भोजन या लंबे समय तक रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। गीता के 70वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पकाया जाता है उसे पकाने के 3 घंटे के भीतर ही खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वह भोजन तामसिक हो जाता है और उसमें से जीवन समाप्त होने लगता है। इसीलिए भारतीय यौगिक संस्कृति में पका हुआ भोजन किया जाता है। 3 घंटे से ज्यादा रखा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने भी इसी नियम का पालन किया था, इसीलिए खाना सीधे चूल्हे से उनकी थाली में आ जाता था। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग सुबह का खाना शाम को खाते हैं और रात का बचा हुआ खाना सुबह खाते हैं और कई बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। महात्मा ने रामू को तीनों नियम बताने के बाद अपने ध्यान को केंद्रित करने में लग गए और रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, यदि आप भी इन 3 नियमों का पालन करोगे तो आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और आप भी ठीक हो जाओगे।